ये हमारी इकोनॉमिक्स की पहली वीडियो है। इसमें हम भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ते हुए अर्थव्यवस्था होती क्या है, किसी देश की समस्त आर्थिक क्रियाओं के संबंध में उसे परिभाषित करते हैं। जीडीपी, जीएनपी, बैंकिंग सेवाएं, राजस्व प्राप्ति, राजस्व घाटा, जो सारी ये टोटल आर्थिक क्रियाएं होती हैं वो किसी भी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आती हैं। अभी देख लेते हैं कितने प्रकार की होती हैं। ये 3 प्रकार की होती है। एक पूंजी अर्थव्यवस्था कि कितना उत्पादन करना है, कितना बेचना है, ये सब बाजार तय करता है, इसमें सरकार का कोई रोल नहीं होता। इसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसका प्रतिपादन जो है वो द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक में 1776 में एडम स्मिथ ने किया था। इनको अर्थशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। दूसरी है राज्य या समाजवादी अर्थव्यवस्था। इसमें आर्थिक क्रियाविधि जो होती है वो सारी सरकार के ऊपर डिपेंड करती हैं, सारी सरकार इसको कंट्रोल करती है, इसमें बाजार का कोई रोल नहीं होता। इसका उद्गम जो है वो सिद्धांत जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स ने दिया था। जैसे यूएसएसआर और चीन, मतलब सोवियत संघ और चीन में जो है इसी प्रकार की अर्थव्यवस्था है। अब बात करते हैं तीसरी मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसमें बाजार और सरकार दोनों का रोल होता है, मतलब पूंजीवादी और समाजवादी जो है दोनों का इसमें रोल होता है। जैसे भारत और मलेशिया में हमारी भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अब बात करते हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक क्षेत्र जो होता है वो प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर करता है, जैसे कृषि, पशुपालन, मत्स्य, खनन। ये जो है सारे प्राथमिक क्षेत्र होते हैं जो उत्पादन करते हैं। द्वितीयक क्षेत्र जो होता है इसमें सारे उद्योग आते हैं, लोहा इस्पात उद्योग, वस्त्र उद्योग, वाहन, इलेक्ट्रॉनिक्स। और ये कच्चे माल के रूप में प्राथमिक क्षेत्र के जो प्राथमिक क्षेत्र का उत्पादन है उस पर निर्भर करते हैं। कच्चा माल ये प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त करते हैं। अब तीसरा है सेवाएं। जितनी भी प्रकार की सेवाएं हैं, बीमा, बैंकिंग, चिकित्सा, शिक्षा, पर्यटन, ये सारे तृतीयक क्षेत्र में आती है। भारत में अर्थव्यवस्था का योगदान, तृतीयक क्षेत्र का सबसे ज़्यादा योगदान है, उसके बाद द्वितीयक का, उसके बाद प्राथमिकता। लेकिन अगर श्रमिकों की बात करें कि श्रमिक किस क्षेत्र में कार्यरत हैं, तो वो सबसे ज़्यादा प्राथमिक क्षेत्र में कार्यरत हैं, क्योंकि कृषि में भारत की बहुत सारी जनसंख्या, लगभग 50+ है, 50% से ज़्यादा है, 54% के समथिंग जनसंख्या कृषि में संलग्न है। तो अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा श्रमिक कौन से क्षेत्र में कार्यरत है, तो वो प्राथमिक क्षेत्र है। अब आगे देखते हैं मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक जो है इसका प्रतिपादन 1990 में यूएनडीपी ने उनसे जुड़े अर्थशास्त्री महबूब उलक और एक हमारे भारतीय अर्थशास्त्री थे अमर्त्य सेन, उन्होंने इसका प्रतिपादन किया था। यह 3 आधार पर जारी होता है कि किसी भी देश का स्वास्थ्य, शिक्षा, आय जो है वो किस प्रकार की है, और इसका जो उच्चतम मान हो सकता है वो 1 हो सकता है। 0 से लेके 1 के बीच में इसका मान होता है। भारत का स्थान 2021 में 132 था और 2020 में 130 स्थान था। अब बात करते हैं राष्ट्रीय आय की। राष्ट्रीय आय की जो है सर्वप्रथम प्रयास वो 1867-68 में दादा भाई नौरोजी ने किया था। उन्होंने सर्वप्रथम 20 रुपये आय बताई थी। 1911 में एफ सिर्रास ने 49 रुपये आय बताई। फिर 1949 में राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना हुई, जिसके अध्यक्ष थे पीसी महालनोबिस। पीसी महालनोबिस थे। उसके अन्य सदस्य जो थे वो डॉक्टर आर गाडगिल और BKRV राव थे। ये अभी एग्जाम में आया हुआ भी था। भारत में जो वित्तीय वर्ष होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है। राष्ट्रीय आय की गणना जो अब करता है वो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO, जिसकी स्थापना मई 1951 में हुई। राष्ट्रीय आय को मापने का वर्ष पहले 2005-4-5 था, लेकिन अब 2011-12 है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय आय होती क्या है। राष्ट्रीय आय किसी राष्ट्र का एक वर्ष में अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य है। एक वर्ष के मतलब पूरे एक वर्ष में जितना भी अंतिम वस्तु और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य है वो राष्ट्रीय आय कहलाती है। जीडीपी और जीएनपी, इसमें हमें अंतर समझना होगा। किसी देश के अंतर्गत देश की निवासी प्लस गैर निवासी, जैसे ही हमारा देश है, इसमें हमारे देश के भी और गैर निवासी जो अन्य देश के लोग यहाँ पे आके कार्य कर रहे हैं, उनकी टोटल इस क्षेत्र के अंदर, हमारे देश के अंदर अंदर जितनी भी जो हैं राष्ट्रीय आय होगी वो जीडीपी कहलाएगी। एक वर्ष में वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य जीडीपी कहलाएगा। लेकिन जीएनपी क्या है, जीएनपी जो है, जीएनपी है केवल निवासियों द्वारा।
ये हमारा देश है, ठीक है, ये विदेश मान लो, ठीक है। इसमें जितने भी लोग रह रहे हैं, ठीक है, हमारे देश के, कुछ लोग यहाँ पे बाहर के होंगे ये, लेकिन कुछ हमारे देश के जो लोग हैं वो बाहर जाके भी कार्य करते हैं। तो देश की सीमा के भीतर और बाहर केवल हमारे देश के, केवल हमारे देश के जो है लोगों द्वारा जो राष्ट्रीय आय होती है उसी को हम जीएनपी कहते हैं। इसमें क्या है कि हम अपने देश के लोग की जो बाहर कार्य करने गए हैं उनको तो जोड़ लेते हैं, लेकिन जो बाहर के लोग हमारे यहाँ कार्य करने आए हैं उसको घटा देते हैं। देख लेते हैं हम यहाँ पे जीएनपी, जीडीपी प्लस देश के निवासी द्वारा बाहर अर्जित आय, मतलब जो हमारे बाहर गए हैं वो हमारे देश के ही तो हैं, और गैर निवासी जो हमारे देश के भीतर कार्य कर रहे हैं उसको हम घटा देते हैं, तो वो जीएनपी कहलाता है। हरित राष्ट्रीय आय, जब हम कुछ भी कार्य करते हैं तो कुछ ना कुछ तो पर्यावरण को क्षति होती है। उस पर्यावरण को क्षति को अगर हटा दिया जाए तो उसे हरित राष्ट्रीय आय कहते हैं। अब बात करते हैं आर्थिक नियोजन। जो हमारे संसाधन हैं उनका हम अगर कुशलतम प्रयोग करें, मतलब जहाँ पे ज़रूरत है वहीं प्रयोग करें, उतना ही प्रयोग करें जितनी ज़रूरत है, तो उसे आर्थिक नियोजन कहते हैं। सर्वप्रथम आर्थिक नियोजन संबंधी प्रस्ताव जो है वो 1934 में जो है प्लानिंग इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक थी इनकी, एम विश्वेश्वरैया जी की, 1934 में इसमें दिया था इन्होंने। राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना 1938 में हुई, इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। हरिपुरा अधिवेशन हुआ था 1938 में, जिसके अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। हरिपुरा अधिवेशन जो हुआ था 1938 में, उसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी, कांग्रेस का अधिवेशन था ये। और राष्ट्रीय नियोजन समिति के जो अध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। उसके बाद कुछ और आर्थिक नियोजन से संबंधित आए, जैसे बॉम्बे प्लान है, ये 1944 में 8 उद्योगपतियों ने दिया था। इसका सूत्रधार जो थे वो आरदेशिर दलाल थे। गांधीवादी योजना जो है 1944 में श्री मन्नारायण ने दी। जन योजना 1945 में एम एन रॉय ने। सर्वोदय योजना 1950 में जयप्रकाश नारायण ने। ये आर्थिक नियोजन से संबंधित थी। अब बात करते हैं आर्थिक नियोजन समिति की स्थापना एक जब 1947 में हुई, इसके अध्यक्ष भी जवाहरलाल नेहरू थे। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई। पीएम इसके अध्यक्ष होते हैं, जो प्रधानमंत्री जी होते हैं हमारे, उसके अध्यक्ष हैं। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को जो योजना आयोग है इसका नाम बदल के नीति आयोग कर दिया गया है 1 जनवरी 2015 से, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अध्यक्ष पीएम होते हैं, मतलब पीएम इसके सर्वकालिक अध्यक्ष है, कभी भी जो है पीएम ही रहेंगे। योजना आयोग, अब योजना आयोग के बारे में बात करते हैं। केसी नियोगी की सिफारिश पर योजना आयोग की स्थापना हुई 15 मार्च 1950 को। यह केंद्रीकृत होता है, जबकि नीति आयोग जो है वो विकेंद्रीकृत होता है, उसमें राज्यों को भी जो है इंक्लूड किया जाता है। गैर संवैधानिक परामर्शदर्शी होता है, मतलब संविधान में इसका जिक्र नहीं था, इसकी स्थापना बाद में हुई। गैर संवैधानिक है। परामर्शदर्शी है, मतलब जो केंद्र सरकार को सलाह देता है। इसके अध्यक्ष पीएम है। उपाध्यक्ष, प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे, जो कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं। प्रथम अध्यक्ष जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे, क्योंकि हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हैं, तो इसके अध्यक्ष जो हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। इसका मुख्य कार्य पंचवर्षीय योजना का क्रियान्वयन करना था, मतलब पंचवर्षीय योजनाओं को बनाना था, लेकिन अंतिम स्वीकृति जो है वो राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा पंचवर्षीय योजनाओं को दी जाती है। लेकिन अब पंचवर्षीय योजना जो है वो बंद कर दी गई है जब से नीति आयोग की स्थापना हुई है 1 जनवरी 2015 से। तो बीजेपी सरकार ने इसको बंद करके 3 वर्षीय रणनीति, 7 वर्षीय एजेंडा और 15 वर्षीय विजन प्लान जो इसके लिए हम मतलब उन्होंने लॉन्च किया है। और जो अंतिम पंचवर्षीय योजना थी, 12वीं पंचवर्षीय योजना, वो 2012 से 2017 तक हुई है। अब बात कर लेते हैं नीति आयोग। नीति आयोग जो है योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है। इसको विकेंद्रीकृत है क्योंकि इसमें राज्यों का भी उतना ही महत्वपूर्ण रोल है। 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई। थिंक टैंक के रूप में यह कार्य करता है। केंद्र और राज्य दोनों की भागीदारी होती है। सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है, मतलब केंद्र और राज्यों को दोनों को इसमें इंक्लूड करके उनकी जो आय है उसमें वृद्धि करता है। अध्यक्ष इसके भी पीएम होते हैं। और गवर्निंग काउंसिलिंग जो है इसमें सदस्य कौन कौन होते हैं? सभी राज्यों के सीएम, संघ शासित प्रदेश के उपराज्यपाल इसमें शामिल होते हैं। अब बात करते हैं पंचवर्षीय योजना की समाप्ति। पंचवर्षीय योजना जो है अभी तक कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं आई। पहली 1951 से 1956 तक थी, जिसमें कृषि पर बल दिया गया था। उसके बाद आर्थिक नियोजन के लिए 3 वर्षीय एक्शन और 7 वर्षीय रणनीति और 15 वर्षीय विजन प्लान जो है ये बीजेपी सरकार द्वारा लाए गए।
अब बात करते हैं हम राष्ट्रीय विकास परिषद की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुई। इसके अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होते हैं। इसमें सभी राज्यों के सीएम, योजना आयोग के सदस्य उस टाइम के हिसाब से, अब नीति आयोग के सदस्य, और संघ केंद्र शासित प्रदेश जो होते हैं उनके प्रशासक जो होते हैं वो इसमें सदस्य के होते हैं। सुपर कैबिनेट की संख्या जो है इसे के संथानम ने दी है। पंचवर्षीय योजनाओं की अंतिम स्वीकृति ये देता है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। पंचवर्षीय योजनाओं की अंतिम स्वीकृति जो क्रियान्वयन है वो योजना आयोग करता था, लेकिन अब तो मतलब पंचवर्षीय योजना समाप्त कर दी है। लेकिन पहले पंचवर्षीय योजनाओं का क्रियान्वयन योजना आयोग करता था, लेकिन अंतिम स्वीकृति राष्ट्रीय विकास परिषद देता था। तो ये हमारी पहली वीडियो है इकोनॉमिक्स की। 3 या 4 वीडियो में इसे समाप्त कर देंगे। धन्यवाद।